जैसा कि बच्चों अब तक हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ लिया यहाँ तक कि आयोनाइजेशन Fe+1 और Fe+3 के बारे में हमने समझ लिया था। तो बच्चों इस तरीके से हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होता है। बच्चों इसमें थोड़ा सा करेक्ट कर लो, थोड़ा सा देखो, यहाँ जाएंगे ना ग्रुप में तब जाके आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, थोड़ा सा यहाँ जाएंगे तब आपका आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, सॉरी बच्चों। और यहाँ पर एस ब्लॉक का कम होगा, एस ब्लॉक का कम होगा और पी ब्लॉक का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, पी ब्लॉक का सबसे ज्यादा होगा। तो डी ब्लॉक का मिड में क्यों रहता है, क्योंकि n-1 मतलब n-1 शेल में जाएगा, इससे इसका जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, इस वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कुछ ऐसा होता है। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना बच्चों। और यहाँ पर अब हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ लिया, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों इसमें ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों इसका। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, सिंपल करके बताऊंगा, आप लोग कोशिश करना समझने की बच्चों, ठीक है। तो यहां पर समझना ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, अब समझना बच्चों अच्छे से। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बच्चों, क्या होता है कि n-1d ऑर्बिटल और ns ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप काफी कम होता है, ठीक है। तो ड्यू टू द small energy difference between ns and n-1d ऑर्बिटल, ns और n-1d ऑर्बिटल में थोड़ा सा एनर्जी का डिफरेंस होता है, और इसी एनर्जी के डिफरेंस कम होने की वजह से ट्रांजिशन मेटल कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इसी वजह से आपका ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। जैसे अगर मैं बात करूं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। स्कैंडियम आपका +3 शो करेगा, टाइटेनियम आपका +2, टाइटेनियम आपका क्या शो करेगा, +2, +3 और ये आपका +4। वेनेडियम आपका क्या शो करेगा, +2, +3, +4, +5, +2, +3, +4, +5, ठीक है। और क्रोमियम आपका क्या शो करेगा बच्चों, क्रोमियम आपका शो करेगा +2, +3, +4, +5, +6, ठीक है। मैग्नीज आपका +2, +3, +4, +5, +6, +7 ये शो करेगा। आयरन आपका क्या शो करेगा बच्चों, +2, +3, +4, ठीक है। कोबाल्ट आपका क्या शो करेगा बच्चों, आपका +2, +3, +4, ये भी आपका सिमिलर शो करेगा, ठीक है। निकल आपका क्या शो करेगा बच्चों, +2 और +4, +2 और +4। कॉपर आपका +1 और +2 और ये आपका +2। तो आप इन सब में क्या देख सकते हो, इन सब में देखने वाली बात क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट इन सब में देखने वाली बात क्या है, जो यहाँ पर ये आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। तो इन सब में इंपॉर्टेंट बात आपकी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। थोड़ा सा सिंपल है टॉपिक, वैसे एक दो बार समझोगे तो आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट देखने वाली बात यह है कि आप देख सकते हो कि इसमें मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2, ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या है बच्चों यहाँ पर +2। सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपका कितना हो गया बच्चों यहाँ पर +2, एक्सेप्ट स्कैंडियम, स्कैंडियम नहीं शो करेगा, एक्सेप्ट स्कैंडियम, स्कैंडियम को छोड़ के सब आपके +2 शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मोस्ट कॉमन क्या हो गया, स्कैंडियम, ठीक है। अब देखो एलिमेंट प्रेजेंट एट मिड पोजीशन ऑफ ब्लॉक it is show मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट,
मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा जो एलिमेंट आपके मिड पोजीशन पे होगा, ब्लॉक की जो आपके मिड पोजीशन पे होगा वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। सेकंड, अब इस बात को समझो, देखो यहां पर मैग्नीज आपका मैक्सिमम शो कर रहा है, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब जिसका जितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना इसका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, ठीक है। मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब हम इन द सेंस हम बोल सकते हैं कि ये हम किससे बोल सकते हैं, फजान रूल से। ऑक्सीडेशन स्टेट ये हम किससे बोल सकते हैं बच्चों, फजान रूल से। किससे बोल सकते हैं, फजान रूल से। इस चीज को थोड़ा सा समझो ध्यान से, काफी इजी है। नेक्स्ट, अगर मैं बोलना चाहूं इसके आगे, ठीक है, तो क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इसी का एक्सप्लेनेशन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, ठीक है। और पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन आपका कब बढ़ेगा भाई बेटा, जब इसका साइज छोटा होगा, या तो इसका साइज छोटा होगा या तो इसका चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर या फिर मैं लिख सकता हूं चार्ज अपॉन वॉल्यूम, मतलब चार्ज बड़ा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बड़ा होगा, अगर वॉल्यूम बड़ा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर अपने आप छोटा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहां पर बोल सकता हूं। अब यहां पर देखने की बात यह है कि M+2 और M+3 आपके आयोनिक कंपाउंड को फॉर्म करेंगे। कौन से कंपाउंड को, आयोनिक कंपाउंड को फॉर्म करेंगे मैक्सिमम। और M+3 जनरली बात कर रहा हूं बच्चों में, ये M+5, M+6 और M+7 आपके कोवेलेंट की कैटेगरी में जाएंगे। आपके कौन सी कैटेगरी में जाएंगे बच्चों, ये आपके कोवेलेंट कंपाउंड की कैटेगरी में जाएंगे। तो यहां पर ये आपका कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड की कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट, अगला, ट्रांजिशन एलिमेंट कैन शो वेरी लो ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन एलिमेंट कैन शो वेरी लो ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन एलिमेंट काफी लो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका शो करेगा। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर निकल CO4 और यहां पर आपको कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखो इसमें अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो X की वैल्यू 0 आएगी, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी आएगा। तो ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड के साथ काफी लो ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। इसी में एक और एग्जांपल मैं बोल सकता हूं CrCO6, यहां पर भी आपका 0 शो करेगा। तो कार्बोनिल कंपाउंड के केस में ट्रांजिशन एलिमेंट काफी लो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, दैट इज इक्वल टू द व्हाट, 0, ठीक है। अब यहां पर अब देखो मैंने पी ब्लॉक में क्या पढ़ाया था, डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपका डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी घटती है अकॉर्डिंग टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, अब देखो अकॉर्डिंग टू इनर्ट पेयर इफेक्ट अगर मैं डाउन टू द ग्रुप जाऊंगा तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होगा, लेकिन यहां पर कुछ अलग है, ठीक है। इन ट्रांजिशन एलिमेंट सुनना, इन ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, अगर मैं डाउन टू द ग्रुप मूव करूंगा, मूव डाउन टू द ग्रुप अगर मैं मूव करूंगा, मतलब अगर मैं नीचे जाऊंगा तो आपका हायर ऑक्सीडेशन नंबर आपका ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। हायर ऑक्सीडेशन नंबर आपका ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे Fe के केस में +3 और +2 और +3, ठीक है। अब Fe के नीचे आपका कौन सा एलिमेंट आता है बच्चों, रुथीनियम के केस में आपका +4 और +6, और ऑस्मियम के केस में आपका क्या होता है बच्चों, +6 एंड +8। तो देख सकते हो आपकी डाउन टू द ग्रुप आप जैसे ही जा रहे हो वैसे ही आपका हायर ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल हो रहा है, मतलब अपोजिट ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, हम ऐसे बोल सकते हैं अपोजिट ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट हम ऐसा बोल सकते हैं याद रखने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है।
अपोजिट ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट हमको क्या बोलता था कि जैसे डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर आपका स्टेबल होगा, लेकिन यहां पर क्या होता है, अगर मैं डाउन टू द ग्रुप जाऊंगा तो हायर ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होगा। तो हम देख सकते हैं Fe का +2 +3 स्टेबल होता है, रुथेनियम का +4 +6 स्टेबल होता है, लेकिन ऑस्मियम का हायर ऑक्सीडेशन नंबर ही आपका स्टेबल होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट में मैंने यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर ली। अगला हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ड्यू टू द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट कैन फॉर्म, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन फॉर्म नॉन स्टोकियोमेट्री कंपाउंड। ट्रांजिशन एलिमेंट कैन फॉर्म नॉन स्टोकियोमेट्री कंपाउंड मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट आपका क्या बनाएंगे बच्चों, नॉन स्टोकियोमेट्री कंपाउंड। जैसे एग्जांपल में मैं आपको बताता हूं, ये एग्जांपल आप लोगों ने सॉलिड स्टेट में भी देखा होगा, सॉलिड स्टेट में भी आपने किया ही होगा इस क्वेश्चन को। तो अभी मैं एक बार बता देता हूं, फिर मैं आपको फिर से मैं क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपको और समझ में आ जाए। एनसीईआरटी में भी गिवन है सिमिलर क्वेश्चन, तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, नॉन स्टोकियोमेट्री में क्या करना होता है, देखो यहां पर क्या है एक्चुअली में नॉन स्टोकियोमेट्री, आप समझना। यहां पर अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल Fe0.93 ऑक्सीजन आपका कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये होता है एक तो नॉन स्टोकियोमेट्री, एक होगा Mn। एक एग्जांपल है बच्चों ये कि केवल और केवल एग्जांपल है। स्टोकियोमेट्री नॉन स्टोकियोमेट्री तो बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन ये केवल और केवल एग्जांपल है। अब इसमें आपसे पूछा आ जाता है इसके अंदर क्या होगा बच्चों आपका, इसके अंदर एक तो आपका Mn+2 होगा, एक आपका Mn+3 होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा Mn+2 कितना है, Mn+3 कितना है। ये आपको सॉलिड स्टेट में कराया गया क्वेश्चन होता है बच्चों। तो Mn+2 कितना होगा और Mn+3 कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अगर मैंने मान लिया कि देखो इसको हम सॉल्व करके मैं बता रहा हूं, आप लोग इसके लिए सॉल्व करना और उसको सॉलिड स्टेट में अप्लाई करना। ये मैंने x मान लिया तो ये मेरा क्या हो जाएगा 100 - x%। ठीक है, अब देखो x% मान लिया कि 0.84 का x% ये है, तो अगर मैं बोलूं Mn+2 कितना होगा, Mn+2 0.84 का x%, और यहां पर Mn+3 कितना हो जाएगा बच्चों 0.84 का 100 - x%। ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूं इसका टोटल नंबर ऑफ कैटायन, तो टोटल नंबर ऑफ कैटायन मैं कैसे लिखूंगा बच्चों। ठीक है, तो कैसे लिखूंगा देखो 0.84 x/100 प्लस 0.84 100 - x/100। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। ये तो हमारा क्या हो गया बच्चों टोटल नंबर ऑफ कैटायन, टोटल नंबर ऑफ कैटायन मैंने निकाल लिया। अब टोटल नंबर ऑफ एनायन देखो, यहां पर टोटल नंबर ऑफ एनायन निकाल लेते हैं। यहां पर टोटल नंबर ऑफ एनायन, तो टोटल नंबर ऑफ एनायन कितना होगा बच्चों, एनायन कितना होगा एक ही है। ठीक है, और एक ही ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा 2 होगा। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ एनायन कितना होगा बच्चों, यहां पर टोटल नंबर ऑफ एनायन होगा -2। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कैटायन और एनायन जोड़ोगे तो उसका नेट चार्ज इक्वल टू 0 आता है। तो अगर मैं इसको सम करूंगा तो इसका कितना वैल्यू आएगा 0 आएगा। तो यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे तो आपको पता पड़ जाएगा Mn2+2 आपका कितना % होगा। सिमिलरली हम इसके लिए भी कर सकते हैं, इसके लिए आप लोग खुद करना। इसको x मान लेना, यहां पर Fe+2 ले लेना और यहां पर Fe+3 ले लेना, सॉरी Fe+2। इसको अगर x मानोगे तो इसको 100 - x मान के एक बार कोशिश करो, आप लोगों से हो जाएगा। ठीक है, हमेशा जब भी आपका कंपाउंड बनेगा तो ये रूल तो लगेगा कि टोटल नंबर ऑफ कैटायन प्लस टोटल नंबर ऑफ एनायन इक्वल टू 0 होगा, नेट चार्ज इक्वल टू 0 होता है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ कैटायन निकाल लूंगा इन टर्म। अब टोटल नंबर ऑफ एनायन, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे -2, तो टोटल -2 हो गया, फिर यहां पर 0। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं जो कि डी ब्लॉक केमिस्ट्री में, डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कौन सा, आपका है रिडक्शन पोटेंशियल।
ठीक है, इस पर से क्वेश्चन आपका हर साल आता है, हर साल इस पर से क्वेश्चन आएगा और इस पर से क्वेश्चन आएगा तो मार्क्स दे के जाएगा। तो इसलिए इस पॉइंट के लिए मैंने ये जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए आज मैंने छोटा लेक्चर भेजा है बच्चों, इसी वजह से। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल को हम अच्छे से जान लेंगे पहले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल। अब रिडक्शन पोटेंशियल में सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉइंट आपको बताता हूं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट सुनना। अगर मैं इन गैसियस स्टेट में बात करूं, इन गैसियस स्टेट में, कौन से स्टेट में? इन गैसियस स्टेट में बात करूं, अगर मैं गैसियस स्टेट में बात करूंगा तो स्टेबिलिटी, गैसियस स्टेट के लिए स्टेबिलिटी को किससे डिटरमाइन करेंगे? स्टेबिलिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय आयोनाइजेशन एनर्जी। स्टेबिलिटी को हम किससे डिटरमाइन करेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी से। जैसे एग्जांपल में बात करता हूं, एज एग्जांपल निकल से मैंने बनाया निकल प्लस टू बनाया, एक निकल प्लस वन, एक निकल प्लस वन से एक निकल प्लस टू। ठीक है, ये मैंने बना दिया, बात क्लियर है। इसके लिए आयोनाइजेशन IE1 और IE2। ठीक है, अगर मैंने यहीं पर प्लेटिनम से प्लेटिनम प्लस वन और प्लेटिनम प्लस वन से प्लेटिनम प्लस टू, सॉरी, आयोनाइजेशन एनर्जी 1, आयोनाइजेशन एनर्जी 2। अब आपसे पूछा जाएगा कि निकल प्लस 2 ज्यादा स्टेबल है या प्लेटिनम प्लस 2। अब आप देखो कि निकल प्लस 2 ज्यादा स्टेबल होगा कि प्लेटिनम प्लस 2। अब देखो, जो ज्यादा स्टेबल होगा वहां से यहां पहुंचने में आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। तो देख सकते हो बच्चों, अगर IE1 और IE2 अगर आपका निकल का कम होगा, मतलब निकल का, अगर देखो यहां पर इसको भी लिख देता हूं, IE1 प्लस IE2 ऑफ प्लेटिनम। अब देखो क्या होता है कि निकल का IE1 और IE2 का सम करेंगे तो छोटा आएगा किससे? प्लेटिनम से छोटा आएगा, मतलब हमको कम एनर्जी की रिक्वायर्ड हो रही है Na+2 बनाने में। तो Na+2 आपका कहीं ना कहीं स्टेबल होगा। मैंने कल आपको आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताया था ना, जो आपका स्टेबल होता है वहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी की ओर मूव करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी, और अगर स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की ओर मूव करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो यहां पर निकल की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, मतलब स्टेबिलिटी की ओर मूव कर गया है, तो इसलिए Na+2 की एनर्जी, वो Na+2 का ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू Pt+2 से। इसी तरीके से मैं एग्जांपल बात कर लेता हूं कि Pt+4 और Ni+4 में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा। देखो Pt+4 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या हो जाएगा? IE1 प्लस IE2 प्लस IE3 प्लस IE4। ठीक है, और अगर मैं निकल की बात करूंगा तो निकल यहां पर +4 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर IE1 प्लस IE2 प्लस IE3 प्लस IE4। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों आपका। तो निकल के लिए क्या होता है, अगर मैं निकल के लिए लिखना चाहूं तो देखो यहां पर प्लेटिनम और यहां पर निकल, तो निकल के लिए टोटल सम ऑफ ऑल आयोनाइजेशन एनर्जी, इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू प्लेटिनम। तो आपका कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? प्लेटिनम वाला। बस सिंपल कंसेप्ट लगाना है बस आपको इस चीज को। अगर मैंने गैसेस स्टेट की बात की, क्योंकि आइसोलेटेड गैसेस स्टेट से ही हम मॉलिक्यूल को निकालेंगे ना। आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन आप लोग जानते हो बच्चों, आप आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन अच्छे से जानते हो कि आइसोलेटेड गैसेस स्टेट से अगर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वही आपका क्या होगा बच्चों? आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन स्टेट में, कौन से स्टेट में बच्चों? सॉल्यूशन के स्टेट में। तो सॉल्यूशन के स्टेट में हमारा क्या होगा उसको मैं आपको बताता हूं। देखो सिंपल है, अगर मैं सॉल्यूशन के स्टेट में बताना चाहूं तो क्या होगा? इन सॉल्यूशन स्टेट, अगर मैं सॉल्यूशन स्टेट में बोलना चाहूं तो क्या होगा?
इज डिटरमाइंड बाय स्टेबिलिटी को हम किससे डिटरमाइन कर सकते हैं? स्टेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय रिडक्शन पोटेंशियल। अब इस बात को समझना कि अगर मैंने सॉल्यूशन स्टेट में बात करा, जैसे Na मेरे पास सॉलिड है, सॉलिड से सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सॉलिड से सबसे पहले मैंने इसको किस में किया? गैसेस स्टेट में कन्वर्ट किया। तो यहां पर हीट ऑफ क्या लगेगा? सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन लगेगा। नाउ इसको अगर मैंने Na+1 में कन्वर्ट किया, मतलब M लिख देता हूं बच्चों, यहां पर Na नहीं M लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए M। अब यहां पर M+1 में कन्वर्ट किया तो यहां पर क्या हो जाएगा? M+N में, तो N इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी, ठीक है, जो कि आपके पॉजिटिव होगी, ठीक है, जो कि आपके गैसेस स्टेट में होगा। नाउ जब मैंने इसको वाटर में ऐड किया तो यहां पर क्या बन जाएगा? Mn+1 एक्वस और साथ में आपका N इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो यहां से जो डायरेक्ट H होगा इससे इसमें बनने में, तो ये कौन कौन से पाथ को फॉलो करेगा? हाइड्रेशन एनर्जी माइनस में होती है, तो ये क्या होगा? टोटल जो रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द व्हाट? डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन प्लस डेल्टा H यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन। इस चीज को आप लोग इजीली समझ सकते हो बच्चों, पहले भी मैंने क्लोरीन में लिखा है इतना पॉइंट, आप लोग अब इसको इजीली समझते हो कि क्लोरीन में बॉन्ड डिसोसिएशन ऑर्डर के टर्म में था, सब्लिमेशन नहीं था तो बॉन्ड डिसोसिएशन ऑर्डर था, ठीक है, ये मैंने लिखवाया था। अब इसमें आप लोग समझ सकते हो कि जिसके लिए डेल्टा H ऑफ R अगर बढ़ेगा, तो डेल्टा H ऑफ R अगर बढ़ गया तो ईज ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? कम होगी। तो डेल्टा H ऑफ R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ईज ऑफ रिएक्शन, मतलब डेल्टा H ऑफ R जितना कम होगा उतना इजीली आपका रिएक्शन होगा। तो डेल्टा H ऑफ R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ईज ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब जब आपके यहां पर अगर आपके ईज ऑफ रिएक्शन डेल्टा H ऑफ R अगर आपका बढ़ेगा तो MS ज्यादा स्टेबल होगा, तो क्या बोलेंगे? MS will be stable, या फिर हम बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ MS, स्टेबिलिटी ऑफ MS बढ़ेगी, स्टेबिलिटी ऑफ MS बढ़ेगी। अब आप बोल सकते हो कि M+N कब आएगा? जब डेल्टा H ऑफ R आपका कम होगा, डेल्टा H ऑफ R आपका कम होगा, इजीली बन जाएगा। तो यहां पर बोल सकते हैं, यहां पर 1 स्टेबिलिटी ऑफ M+N, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ M+N। तो डेल्टा H ऑफ R बढ़ेगा तो रिएक्शन इजीली नहीं होगी, तो इसका मतलब यही स्टेबल होगा। अगर डेल्टा H ऑफ R कम होगा तो रिएक्शन इजीली होगी, तो इसमें कन्वर्ट हो गया तो ये इजीली आपका क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। अगर डेल्टा H ऑफ R अगर कम होगा तो ईज ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन आपकी इजीली होगी तो ईज ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। तो हम बोल सकते हैं डेल्टा H ऑफ R घटेगा तो ईज ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, स्टेबिलिटी ऑफ MS घटेगा और स्टेबिलिटी ऑफ M+N एक्वस मीडियम ये भी आपका बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखो यहां पर कौन सा फिनोमिना हो रहा है? दिस फिनोमिना इज कॉल्ड व्हाट? रिडक्शन फिनोमिना। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड व्हाट? रिडक्शन फिनोमिना, ठीक है, रिडक्शन फिनोमिना। ये आपका रिडक्शन फिनोमिना है, बात समझ में आ रही है? ये आपका कंप्लीटली वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, मतलब ये आपका क्या है? कंप्लीटली रिडक्शन फिनोमिना, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल आपका क्या होता है बच्चों? एबिलिटी टू गेट रेड्यूस, एबिलिटी टू गेट रेड्यूस, मतलब जो जितना जल्दी रेड्यूस होगा उसका इनोट सेल की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो रिडक्शन पोटेंशियल हम क्या लिखेंगे? M+N, देखो सॉरी ये गलत कर दिया, यहां आ जाएगा M+N। अब देखो, अब इसमें देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो, अगर यहां पर ये M+N में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इजीली क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। जब ये इजीली आपका रिड्यूस होगा, अगर इनोट सेल की वैल्यू बढ़ेगी, रिडक्शन पोटेंशियल, हाँ रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर ये आपका बढ़ेगा तो एबिलिटी ऑफ गेट रेड्यूस भी आपका बढ़ेगा, मतलब इजीली यहां पर अगर ये आपका बढ़ेगा तो डेल्टा H ऑफ R भी आपका इजीली हो जाएगा, मतलब डेल्टा H ऑफ R आपका इजीली प्रोसीड होगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा
तो डेल्टा एच ऑफ आर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, लेस हो जाएगा। इस चीज को ध्यान से समझो, जो जितना इजीली रिडक्शन पोटेंशियल जिसका जितना ज्यादा होगा उसका डेल्टा एच ऑफ आर उतना कम होगा, मतलब रिएक्शन इजीली हो सकती है। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, जो जितना इजीली रिड्यूस हो आपका हो जाए वही आपका रिडक्शन पोटेंशियल शो करेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर इस पॉइंट को हम अच्छे से समझते, थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, तो आपको और भी क्लियर होगा। ठीक है, अब यहां से आप लोग समझ सकते हो। मैं एक क्वेश्चन लेके मैं आपको समझाता हूं, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो यहां पर क्वेश्चन फॉर मेटल्स ए बी सी एंड डी, 4 मेटल है मेरे पास ए बी सी डी। ठीक है, उसका आपका ई नोट एम प्लस टू एम एन। ठीक है, एम प्लस टू एम, मतलब ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। देखो 2 मिनट, रिडक्शन पोटेंशियल रिड्यूस होना मतलब रिडक्शन पोटेंशियल रिड्यूस होगा तो अपने में से इलेक्ट्रॉन को रिमूवल का करेगा। ठीक है, तो जो